जैनब मेरे मामा की इकलौती बेटी थी और 200 एकड़ जमीन की मालकिन थी। मेरे पिताजी को इतनी बड़ी संपत्ति किसी पराये के हाथों में जाने देना मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने मेरी और जैनब की शादी करवा दी। लेकिन मुझे वो पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने उसे कभी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। शादी की पहली रात से ही मैं खुद पलंग पर सोता था और उसे नीचे जमीन पर सोने के लिए मजबूर करता था। फिर भी वो इतनी बड़े दिल वाली लड़की थी कि उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं। 1 साल तक मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। मुझे एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण नींद में कभी कभी मेरी सांस अटक जाती थी। एक बार नींद में मेरी सांस अटकी तो उसने मुझे जगाया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे कमरे में गालियां दी और बाहर निकाल दिया। लेकिन बाद में मुझे पछतावा हुआ कि उसने तो मेरे भले के लिए ही मुझे जगाया था। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आखिर में अलमारी खोली तो वहां एक चिट्ठी रखी थी। जब मैंने वो चिट्ठी पढ़ी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो तो मैं अपनी मास्टर की पढ़ाई पूरी करने की राह पर था। आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। ईद की छुट्टियों के लिए मैं घर आया था। इस बार मैंने ठान लिया था कि घर पहुंचते ही पिताजी को अपनी पसंद के बारे में बताऊंगा। मेरी क्लास में निदा नाम की एक लड़की थी जो मुझे बहुत पसंद थी और मैंने उसके साथ शादी करने का फैसला किया था। बस सही समय का इंतजार कर रहा था जब पिताजी से बात कर सकूं। इस बार ईद पर गांव गया तो मन में पक्का इरादा था कि चाहे कुछ भी हो, पिताजी को अपनी पसंद के बारे में बता ही दूंगा। फिर माता पिता को निदा के घर मांगने के लिए भेजूंगा ताकि मेरा जीवन पूरा हो सके, ऐसा मुझे लग रहा था। घर पहुंचा तो पिताजी बोले, बेटा जीप में बैठ, जरा तेरे मामा के खेत पर एक चक्कर मार कर आए। मैं उनके साथ जीप में बैठ गया। कुछ देर बाद हम मामा के खेत पर पहुंचे। पिताजी बोले, देख, ये तेरे मामा की जमीन है जो उन्हें विरासत में मिली है। तेरे मामा का कहना है कि जमीन माँ की तरह ही होती है, उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा, हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पर पिताजी ने मुझसे एक सवाल पूछा, समीर, क्या तुझे अच्छा लगेगा कि ये तेरे मामा की जमीन किसी पराये के हाथों में चली जाए? मैंने तुरंत कहा, पिताजी आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। इस जमीन की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तब पिताजी बोले, समीर बेटा, जैनब तेरे मामा की बेटी है। मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा वो प्यारी है। वो 200 एकड़ खेत की इकलौती वारिस है। मेरा मानना है कि उसे हमारे घर में बहू के रूप में लाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस पसंद पर तुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। पिताजी के मुंह से ये शब्द सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैं चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं तो यहाँ अपनी पसंद के बारे में बताने आया था, लेकिन उससे पहले ही पिताजी ने मुझे एक कसौटी पर ला खड़ा किया। मैंने जिंदगी में कभी पिताजी के किसी आदेश को नकारा नहीं था, ना ही कभी उनसे बहस की थी। लेकिन आज ऐसा मौका था कि मैं दुविधा में फंस गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं अपनी पसंद का जिक्र करता तो पिताजी नाराज हो सकते थे और उनका गुस्सा मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन ये भी एक हकीकत थी कि मैंने जैनब के बारे में कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि उससे मेरी शादी हो। हमारी जोड़ी जमना भी मुमकिन नहीं था। वो सारा जीवन घर में ही रही थी, स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा था, जबकि मैं पढ़ा लिखा सुशिक्षित लड़का था। एक तरफ निदा का खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने था, तो दूसरी तरफ पिताजी की इज्जत। दिल पर पत्थर रखकर मैंने अपने प्यार का त्याग किया और सिर झुकाकर पिताजी का फैसला मान लिया। पिताजी ने मुझे गले लगाया और उसके बाद अगले महीने जैनब के साथ मेरी शादी हो गई। तय समय पर हमारी शादी तो हो गई, लेकिन मैंने उसे कभी दिल से पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। मैंने मन ही मन पहले से तय कर लिया था कि मैं उसके साथ पति जैसा कोई रिश्ता नहीं रखूंगा और उसे इतना तंग करूंगा कि वो खुद ही घर छोड़कर चली जाए। शादी की पहली रात को ही मैंने जैनब को साफ साफ बता दिया कि मैंने सिर्फ पिताजी के आग्रह की वजह से तुमसे शादी की है, लेकिन दिल से मैंने तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं माना। मैं खुद पलंग पर सोता था और उसे जबरदस्ती जमीन पर सोने के लिए मजबूर करता था।
फिर भी वो बहुत ऊंचे मन की लड़की थी। उसने मेरे इस व्यवहार की शिकायत कभी किसी से नहीं की। मुझे यकीन था कि वो घर जाने पर अपने माता पिता या बहनों को मेरे इस व्यवहार के बारे में जरूर बताएगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका साफ कारण ये था कि मेरे मामा बहुत सख्त मिजाज के इंसान थे और उन्हें अपनी बेटी से बहुत प्यार था। अगर जैनब ने उन्हें कुछ बताया होता तो अगले ही दिन मामा मेरे घर आकर बड़ा हंगामा खड़ा कर देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी जैनब ने घर जाकर मेरी कोई शिकायत नहीं की थी। मैंने उस पर कितना भी अन्याय किया, फिर भी उसने एक अच्छी बीवी बनने की हर कोशिश की। उसे अपने आप पता चल जाता था कि मुझे चाय पीने का मन है। उसे यह भी पता था कि मुझे कौन सा खाना पसंद है। वो ससुराल में अपने सारे कर्तव्यों को निभा रही थी, फिर भी मैं उसे लगातार अनदेखा करता था। मैं उस पर पति का रोब नहीं जमाता था, यानी ये कर वो कर, ऐसा कुछ नहीं कहता था। फिर भी वो खुद से ही सब कुछ करती रहती थी। मैंने उसे दिल से कभी स्वीकार नहीं किया था। वो गांव की थी और मैं शहर में पला बढ़ा था। वो सुंदर थी, लेकिन मुझे सुंदरता से ज्यादा आत्मविश्वास पसंद था, और उसमें वो आत्मविश्वास नहीं था। वो हमेशा नजरें झुकाकर चलती थी, नौकरानी की तरह मेरा हर काम करती थी। फिर भी वो मुझसे बड़े जमींदार खानदान से थी, क्योंकि वो अपने पिता की इकलौती बेटी थी और 200 एकड़ जमीन की वारिस थी। हम दो भाई थे और मेरे हिस्से में सिर्फ 15 एकड़ जमीन आई थी। एक दिन मैं सुबह नहाकर बाल संवार कर नीचे आया। वो नाश्ता बना रही थी। मैं लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। आज छुट्टी का दिन था। मन थोड़ा खुश था। मुझे अखबार पढ़ने की खास आदत नहीं थी, लेकिन समय काटने के लिए हेडलाइंस पढ़ रहा था। मेरी हमेशा की आदत थी कि छुट्टी का दिन हमेशा घर पर ही बिताऊं, माता पिता को वक्त दूं। सच कहूं तो शादी से पहले मेरे मन में यही ख्याल था कि शादी के बाद बीवी के साथ छुट्टी का दिन बिताऊंगा, उसे कहीं घुमाने ले जाऊंगा। लेकिन मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए थे। जैनब के साथ ऐसा कुछ करना मुमकिन नहीं था। अखबार पढ़ते समय मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर से अखबार पर ध्यान दिया। थोड़ी देर बाद फिर वही एहसास हुआ। इस बार मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो जैनब रसोई की खिड़की से मुझे देख रही थी, लेकिन मेरी नजर पड़ते ही वो फिर से काम में लग गई। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। मुझे बहुत अजीब लगा, जिसे मैं इतना अनदेखा करता हूँ, जिसकी मैं परवाह नहीं करता, जिसने मेरे साथ एक ही पलंग पर सोने की जिद की, तो भी मैंने उसे मना कर दिया। फिर भी वो मेरे प्रति इतना लगाव रखती थी। वो मेरी फिक्र करती थी, हमेशा मुझे देखती रहती थी। लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ देखता, वो तुरंत नजरें फेर लेती थी। एक बार मैं गहरी नींद में था, लेकिन जब आंखें खुली तो वो मुझे घूर रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा। क्या वो हमेशा ऐसा करती थी या शादी के बाद बदली थी? ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैंने जान ली थी कि दिन ब दिन उसका व्यवहार बदल रहा था। कपड़ों के मामले में वो बहुत सजग हो गई थी। एक दिन वो मेरे लिए चाय लेकर आई। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो कुछ कहने की कोशिश करना चाह रही थी, लेकिन शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। मैंने पूछा, तुझे कुछ कहना है? वो तुरंत बोली, नहीं कुछ नहीं। वो जाने लगी, लेकिन अचानक रुककर बोली, आज मौसम बहुत अच्छा है, छुट्टी का दिन भी है। मुझे लगता है कि हमें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हूँ। मैंने कहा, क्या बोली? मैं तेरे साथ सोना भी पसंद नहीं करता, तो घूमने कैसे ले जाऊंगा? मैंने आगे कहा, तू बहुत अजीब है। साधारण सी बात समझ नहीं आती क्या? मैंने सिर्फ पिताजी की वजह से तुमसे शादी की है, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो बोली, अब जब शादी कर ही ली है तो उसे निभाने की कोशिश तो करो। मैं गुस्से में बोला, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। मैंने चाय नहीं पी और वहां से बाहर निकल गया। बगीचे में जाकर टहलने लगा। बेचारी जैनब वापस अपने कमरे में चली गई। मेरे मन में ख्याल आया कि शायद वो रो रही हो। फिर सोचा जाकर देख। मैं कमरे में गया, लेकिन वो वहां नहीं थी। फिर रसोई में देखा, वो वहां भी नहीं थी। आखिर में घर के एक कोने वाले कमरे में गया तो वो वहां बैठी हुई रो रही थी।
मैंने देखा कि वो रोते रोते खुद से कुछ बड़बड़ा रही थी। वो कह रही थी, या खुदा, मैं किस कसौटी में फंस गई हूँ। मैं अपने खानदान के हर इंसान से प्यार करती। समीर भी हमारे खानदान का ही है। वो मेरा अपना खून है। मुझे उससे भी मोहब्बत है, लेकिन उसके व्यवहार से मैं बहुत परेशान हूँ। खुदा, उसके मन में मेरे लिए प्यार पैदा कर दो। इसके आगे मैं कुछ नहीं सुन सका, क्योंकि मुझे लगा कि इस लड़की की वजह से मेरा मन कहीं नरम पड़ जाएगा, और ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था। आज तक मैंने उसे अपने दिल में जगह नहीं दी थी, और निदा जो इतनी दूर थी, फिर भी मेरे दिल में थी। मैं चाहता था कि मेरे इस व्यवहार से तंग आकर वो आखिर में घर छोड़कर चली जाए, और मुझे उसी बात की उम्मीद भी थी। आज पिताजी को लगा कि शादी के बाद मैंने जैनब को कहीं घुमाया नहीं, तो उन्होंने मुझसे कहा, कल जैनब को लेकर शहर जाओ, वहां कुछ दिन रुको, हमारा वहां घर है। मैंने मन में सोचा, पिताजी ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। शहर में भी हमारा एक घर था। मैं जैनब को लेकर वहां चला गया। पिताजी ने हमें 2 दिन रुकने को कहा था, लेकिन वे 2 दिन मुझे बहुत भारी लग रहे थे। शहर पहुंचने के बाद मैंने मन में ठाना कि अब जब आ ही गया हूं, तो इस लड़की के साथ अपना व्यवहार थोड़ा अच्छा कर लूं। हमेशा खामोश रहना ठीक नहीं है। ये अजीब लगता है कि एक औरत मेरे साथ में है और मैं उससे बात भी नहीं करता। मैंने उसे रहने की जगह पर जाकर कहा, कपड़े बदल ले, हम होटल में खाना खाने जा रहे हैं। ये सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर इतनी खुशी की झलक देखी थी। इसके बाद मेरे मन को भी एक तरह की शांति मिली, ऐसी शांति जो मुझे चाहिए थी, लेकिन उस अर्थ में नहीं कि जैनब मेरे साथ हो। मैं तो निदा के साथ अपनी जिंदगी बिताने का सपना देखता था। उसके नाम पर हर पल जीना चाहता था। रात को सड़क किनारे उसका हाथ पकड़कर चलना चाहता था। लेकिन जैनब वैसी नहीं थी। वो मुझे ऐसी लगती थी जैसे मेरी नौकरानी हो और मैं उसका मालिक। ये रिश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं तो पति पत्नी के बीच के प्यार का दीवाना था। पति पत्नी को खुलकर बात करनी चाहिए, एक दूसरे को छेड़ना चाहिए, रूठना चाहिए और फिर एक दूसरे को मनाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था। खैर, इसके बाद हम एक होटल में खाना खाने गए। जैनब ने शहर के हिसाब से अच्छे कपड़े पहने थे। एक बार वो मेरे लिए प्रेस करते समय मेरा पसंदीदा शर्ट जला चुकी थी और तुरंत रोने लगी थी। सच कहूं तो वो आसानी से उस शर्ट को छिपा सकती थी, क्योंकि मेरे पास दर्जनों शर्ट थी और मुझे कुछ पता नहीं चलता। मैंने उससे रोने की वजह पूछी तो वो बोली, आपका शर्ट जल गया। मुझे सचमुच बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभी मुझे हैरानी होती थी कि जैनब कैसी लड़की थी। यहाँ शहर में नई नई बहुएं अपने पति से कुछ ना कुछ मांगती रहती थी, लेकिन हमारी शादी को 1 साल होने को आया, फिर भी जैनब ने कभी कुछ नहीं मांगा। सुबह उठकर वो इबादत करती थी। इसके अलावा कुरान भी पढ़ती थी। यहाँ शहर में आने के बाद भी उसने जमीन पर एक चादर बिछाकर सोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि मैं उसे अपने बिस्तर पर सोने नहीं दूंगा। एक रात मैं सो रहा थी। सीधा सोने की वजह से मेरी सांस अटकने लगी। मेरे दोस्त कॉलेज के दिनों में भी इस बात के बारे में बताते थे। बचपन में माता पिता को भी पता था कि सीधा सोने से मेरी सांस अटकती, लेकिन मैंने उसे कभी ये नहीं बताया था। उसे लगा कि मेरी सांस अटक रही है, इसलिए उसने मुझे नींद से जगाने की कोशिश की। वो सुबह का समय था। मैंने देखा कि वो अपने हाथों से मुझे जगा रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने जैनब से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रह। आज तूने मुझे हाथ लगाया। क्या समझती है खुद को? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मैंने तुझे दिल से बीवी नहीं माना है, फिर भी तू बार बार मुझे परेशान क्यों करती है? वो कांपते हुए बोली, सचमुच आपकी सांस अटक रही थी और आपके चेहरे पर पसीना आ रहा था, इसलिए मैंने आपको जगाया। मैं गुस्से में बोला, खबरदार, अगर अगली बार तूने मुझे हाथ लगाया तो। मैं अपने बिस्तर से उठा, उसका हाथ पकड़ा
उसे कमरे के बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद करके फिर से बिस्तर पर सो गया। लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो सुबह के 9 बज चुके थे। सुबह 5 बजे जो हुआ वो अचानक याद आया और मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे मन में ख्याल आया कि मैंने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसके बाद मैं नहाने बाथरूम में गया। नहाते समय बार बार यही सोच रहा था कि आज उससे माफी मांग लूंगा, क्योंकि गलती मेरी ही थी। वो बेचारी मेरी फिक्र कर रही थी, मुझे नींद से जगाया और उल्टा मैंने उसका अपमान किया। 1 साल होने को आया, वो बेचारी जमीन पर सोती है, लेकिन उसने कभी किसी से इसकी शिकायत नहीं दी। मुझे उसकी सारी अच्छी बातें एक एक करके याद आने लगी। मुझे एहसास होने लगा कि मैंने उस पर बहुत अन्याय किया। नहाकर जल्दी से बाहर निकला और उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। न रसोई में न बाहर आंगन में, वो कहीं नहीं थी। मैं बहुत डर गया। ऐसा लगा जैसे किसी मछली को पानी से बाहर फेंक दिया हो। मैं भीतर से तड़पने लगा, क्योंकि जैनब की सारी अच्छी यादें मुझे बेचैन कर रही थी और अब वो दिख नहीं रही थी। इसीलिए मैं और भी बेचैन हो गया। मैं उससे माफी मांगना चाहता था। मन में ख्याल आने लगा कि वो अचानक गायब हो गई, तो मैं इतना बेचैन क्यों हो रहा। मैंने तो खुद चाहा था कि वो घर छोड़कर चली जाए, और वो चली गई। मेरा काम तो पूरा हो गया था, फिर भी मैं इतना परेशान क्यों हो रहा था। मैं खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं उससे प्यार करने लगा हूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसी लड़की से मैं क्या प्यार करूंगा, जिसे ठीक से बोलना भी नहीं आता। लेकिन भीतर से एक आवाज आई, मूर्ख, तू उससे प्यार करता है। उसके उस शांत और समर्पित स्वभाव ने तुझे भीतर से टुकड़े टुकड़े करके तोड़ दिया है और तुझे पागल कर दिया है। फिर मेरे अहंकार ने कहा, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन एक के बाद एक उसकी सारी अच्छी यादें मेरी आंखों के सामने आने लगी। कैसे वो जमीन पर चादर बिछाकर सोती थी, नींद में भी मेरी ओर देखती थी, रसोई की खिड़की से मुझे निहारती थी, और जैसे ही मैं उसे देखता वो तुरंत चेहरा छिपा लेती थी। क्या इन सारी बातों की वजह से मैं उससे प्यार करने लगा था? अब मेरा अहंकार शांत हो गया था। मैं पागलों की तरह दौड़ दौड़ कर उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। घर के बाहर सड़क पर देखा, वहां भी नहीं थी। मुझे पिताजी को क्या बताना है, इसकी चिंता हो रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि मैं उसे खो न दूं। मेरे कारण वो किसी मुसीबत में न पड़ जाए। ये चिंता मेरे मन को खोखला कर रही थी। मैं बाहर सड़क पर गया, वहां भी वो नहीं दिखी। फिर गाड़ी निकाली और शहर के हर कोने को छान मारा। बस स्टॉप पर भी गया, शायद वहां दिख जाए, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर सोचा शायद वो किसी बस में बैठकर अपने गांव चली गई होगी। गांव में पता किया, लेकिन वहां भी उसका कोई अता पता नहीं था। मैं वापस घर आया और सोफे पर लेट गया। सिर से पांव तक पसीने से तरबतर हो गया था। जैनब की सारी अच्छी बातें याद आने लगी थी। शादी की पहली रात से लेकर आज तक सब कुछ याद आ रहा था, और मैं रो रहा था। उसे छोड़कर मेरे लिए कोई और पत्नी अच्छी नहीं हो सकती थी। जैनब जैसा कोई मुझे प्यार नहीं कर सकता था। अब तो मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा मानता था। लेकिन बदकिस्मती से मैंने उसे खो दिया। वो कहाँ होगी? कहीं खुदा ना करे किसी संकट में फंस गई हो, या मेरे जुल्मों से तंग आकर उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली हो। क्या उसने कुएं में कूदकर जान दे दी होगी? ऐसे ख्याल मेरे मन में बार बार आने लगे और मुझे बेचैन करने लगे। मैंने अलमारी खोली तो वहां एक पत्र पड़ा था। उसे खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, मैं समीर के लायक नहीं, लेकिन पत्नी के नाते उसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। समीर को नींद में सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए मैं रात को सो नहीं पाती। बस यही डर रहता है कि कहीं खुदा न करे समीर की सांस रुक जाए तो मैं क्या करूंगी। मैं पूरी रात उसके पलंग के सामने बैठी रहती हूँ, ताकि उसकी देखभाल कर सकूं। प्यार की मांग ही ऐसी होती है कि उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए मैंने अपनी नींद कुर्बान करके उसकी फिक्र की। समीर रोते हुए कह रहा था, काश वो एक बार मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती तो मैं उससे माफी मांग लेता। अब उसके साथ किए गए हर अन्याय की याद मुझे सता रही थी, और जैसे ही वो याद आती मैं चीखने लगता। मेरी चीख सुनकर वो अचानक मेरे सामने आ गई। उसे देखकर ऐसा लगा
जैसे मेरी सांस फिर से चलने लगी। मैंने कहा, मुझे फिर कभी छोड़कर मत जाना। वो बोली, जब तुमने मुझे कमरे से बाहर निकाला तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं घर की छत पर चली गई ताकि मेरे रोने की आवाज तुम्हें न सुनाई दे। वहां एक चारपाई थी, वहीं मुझे नींद आ गई। लेकिन तुम्हारी चीख सुनकर मेरी नींद टूट गई। तुम क्यों चीख रहे थे? कुछ खो गया है क्या? मैंने जैनब से कहा। हाँ, तू खो गई थी, लेकिन अब मैं तुझे कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तू मेरी सबसे अच्छी पत्नी है और मैं तेरा बहुत बुरा पति रहा। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए। मुझे माफ कर दे। इस पर जैनब बोली, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम कल भी मेरे लिए सम्माननीय थे और आज भी मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करती हूँ। जैनब ने दिल से मुझे माफ कर दिया और मेरे लिए यही काफी थी। हमारी शादी की पहली सालगिरह आई तो मेरी इच्छा के अनुसार जैनब को फिर से दुल्हन का रूप दिया गया। शादी की सारी रस्में फिर से निभाई गईं। दुल्हन के रूप में वो चांद का टुकड़ा लग रही थी। उस दिन मुझे उसकी सुंदरता का असली एहसास हुआ। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका व्यवहार और स्वभाव था। उसका मन एक अनमोल मोती की तरह निर्मल था। मुझे खुद को बहुत भाग्यशाली लगा कि मुझे जैनब जैसी पत्नी मिली। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहे। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अपने नंबर दे पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।